वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। DIY स्टूडियो मॉनिटर के पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि पार्ट 1 आपने अच्छे से देखा होगा और सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। साथ में ही जो वीडियोस मैंने वहां पे रेफ़र किए थे वो वीडियोस भी आपने देखे होंगे। तो फर्स्ट पार्ट में बेसिकली हमने समझ लिया था कि स्टूडियो मॉनिटर क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि घर में हमें किस तरीके से बनाना है। तो स्टूडियो मॉनिटर बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें अपने ड्राइवर्स का सिलेक्शन। और बिकॉज हम यहाँ पर 2 वे स्टूडियो मॉनिटर बनाने जा रहे हैं, 2 वे मॉनिटर बनाने के लिए हमको एक वूफर और एक ट्विटर की ज़रूरत होगी। और ये ड्राइवर्स या वूफर ट्विटर हमको इस तरीके से चूज़ करना है कि बाद में जब हम इनको मैच करें तो हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। अगर हम अपने वूफर या स्पीकर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखें तो कुछ इस तरीके का वूफर हमको चूज़ करना चाहिए जिसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फ्लैट हो। तो मार्केट में आपको बहुत सारे स्पीकर्स मिल जाएंगे, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड। लेकिन यहाँ मेन प्रॉब्लम ये है कि आप जो भी वूफर ड्राइवर ले रहे हैं उसका TS पैरामीटर और डेटा शीट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो भी हम डिज़ाइनिंग करने जा रहे हैं वो सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे, WinISD या AZ डिज़ाइनर के थ्रू। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकल जो ड्राइवर्स हैं या नॉन ब्रांडेड हैं जो सस्ते हैं वहाँ पर हमको TS पैरामीटर या कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं मिलते हैं। अगर आप निकाल सकते हैं, आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि डेट्स 3 है या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू भी निकाल सकते हैं। थोड़ा कुछ जुगाड़ करके कंप्यूटर साउंड कार्ड के थ्रू भी आप TS पैरामीटर निकाल सकते हैं, तो लोकल ड्राइवर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ब्रांडेड ड्राइवर्स पे ही रिलाई करना पड़ेगा, जैसे कि डेटोना या पियरलेस 2 ब्रांड्स हैं जो कि इंडिया में अवेलेबल हैं। तो यहाँ से आप ड्राइवर्स ले सकते हैं, बहुत कॉस्टली लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कॉस्टली जो ड्राइवर्स हैं वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बने होते हैं। यहाँ पर हमको नॉर्मल ड्राइवर चाहिए होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ पियरलेस का ये मॉडल है, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आप देख रहे हैं 10 किलो हर्ट्ज़ तक जाता है। तो हमें एक ऐसा ट्विटर लेना पड़ेगा जिसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 10 किलो हर्ट्ज़ से नीचे स्टार्ट होता हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 किलो हर्ट्ज़ तक अगर इस बूफर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखा जाएगा तो काफ़ी फ्लैट है। अगर लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखेंगे तो 60 और 70 हर्ट्ज़ के आसपास इसका रिस्पांस काफ़ी कम है। तो छोटे ड्राइवर्स में ऐसा होता है, 60-70 हर्ट्ज़ से नीचे की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा छोटे ड्राइवर्स नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं। अगर मार्केट में मिलने वाले यामाहा के मॉनिटर की भी बात आप करेंगे, 60-70 हर्ट्ज़ के आसपास उनकी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 किलो हर्ट्ज़ तक ये स्पीकर बहुत अच्छे से काम करता है। तो अगर एक ऐसा ट्विटर हम चूज़ करें जो 5 किलो हर्ट्ज़ या उससे नीचे की फ्रीक्वेंसी से काम करना स्टार्ट कर देता है और 20 किलो हर्ट्ज़ तक जिसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जाती है, तो इस टाइप के 2 ड्राइवर्स को हम एक्टिव या पैसिव क्रॉसओवर के थ्रू मैच करा सकते हैं। एक सिंपल ग्राफिकल एग्जांपल अगर आपको दिया जाए, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो सपोज़ कीजिए कि एक वूफर है हमारे पास जो 70 हर्ट्ज़ से लेकर 10 किलो हर्ट्ज़ तक काम करता है। ऊपर आप देख रहे हैं मैंने वूफर लिखा हुआ है। और एक ट्विटर है हमारे पास जो कि 5 किलो हर्ट्ज़ से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़ तक काम करता है। तो हम क्या करेंगे कि वूफर से अपना 10 किलो हर्ट्ज़ तक नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे वूफर अपर फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएगा उसमें डिस्टॉर्शन आता जाएगा। तो वूफर को हम 6 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी नहीं देंगे। इसी तरीके से ट्विटर हमारा 5 किलो हर्ट्ज़ तक काम कर सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि ट्विटर को लो फ्रीक्वेंसी पे काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, यानी कि डिस्टॉर्शन वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो हम उसको 6 किलो हर्ट्ज़ से लेकर ऊपर 20 किलो हर्ट्ज़ तक का काम कराएंगे। तो अब यहाँ पर हमको एक लो पास फिल्टर ऐसा चाहिए होगा, या अगर आप पैसिव क्रॉसओवर बनाना चाह रहे हैं तो ऐसा क्रॉसओवर आपको लगाना होगा जिसकी वजह से आपको वूफर पर 6 किलो हर्ट्ज़ से नीचे की फ्रीक्वेंसी ही पहुँचे। और इसी तरीके से ट्विटर पर आपको, यानी कि हाई पास फिल्टर अगर एक्टिव में हम बनाते हैं तो ट्विटर पर 6 किलो हर्ट्ज़ से ऊपर की फ्रीक्वेंसी पहुंचनी चाहिए। यहाँ पर मॉनिटर के सर्किट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको फ्रीक्वेंसी कट बोलते हैं, जो नॉर्मल सर्किट्स में हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। नॉर्मल सर्किट जो हम होम यूज़ में करते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी कट का कोई प्रोविज़न नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जब हमारा वूफर 70 हर्ट्ज़ से नीचे की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है तो उस फ्रीक्वेंसी को वूफर में भेजने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगर उस फ्रीक्वेंसी को हम वूफर में भेजेंगे तो अनवांटेड डिस्टॉर्शन आएगा और हमारा पावर लॉस बहुत ज़्यादा होगा। तो जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रही है उसको हम कट कर देते हैं, उसके लिए फ्रीक्वेंसी कट का सर्किट बना होता है। सभी इनक्लोजर डिज़ाइन के लिए पियरलेस ब्रांड का, जो कि टिम्फनी कंपनी बनाती है, उसका HDS P830991 वूफर मैंने यूज़ किया है। ये एक 5.25 इंच का 8 ओम का ड्राइवर है। इसका फिजिकल डेटा यहाँ दिया हुआ है
और टीएस पैरामीटर काफ़ी अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ, इसलिए आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि कभी मैं कोई दूसरा स्पीकर दिखा रहा हूँ, कभी कोई दूसरा स्पीकर दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर विन ISD में आप देख रहे हैं, यहाँ से आप स्पीकर का डेटा ऐड कर सकते हैं। तो मैंने पहले से ही ऐड कर रखा है, एडिट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्पीकर का नेम है और ये मॉडल नंबर है। उसके अलावा यहाँ पर पैरामीटर मैंने सारे जो कि मेरे डेटा शीट में अवेलेबल थे यहाँ पर, ये जो मेरा पैरामीटर था ये मैंने डाल दिया है। कुछ पैरामीटर यहाँ पर खुद ही कैलकुलेट हो गए हैं, ज़्यादातर चीज़ें मेरे पास थी। और ये कुछ एडवांस पैरामीटर में भी जो भी मुझे मिला मैंने डाल दिया। ये डायमेंशन टैब है, यहाँ पर भी मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने सेव कर दिया। उसके बाद मेरा बॉक्स कुछ इस तरीके का आ गया और बॉक्स का वॉल्यूम आप देख रहे हैं 7.32 लीटर्स आ गया। और इस बॉक्स की ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी 65.94 आ गई। लगभग 5 सेंटीमीटर की वेंट मैंने एक रखी है, तो आपको 12.87 सेंटीमीटर इसकी लेंथ मिल गई। और ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आ गया है हमारा 65 हर्ट्ज़ के आसपास, थोड़ा सा बूस्ट है 65 से लेकर 200 हर्ट्ज़ तक, और उसके बाद पूरा फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस चला जाता है। तो ये सारे जो बूस्ट वगैरह मिल रहे हैं नहीं मिलने चाहिए। इसीलिए आपको क्या करना है कि आप ड्राइवर ख़रीदने से पहले जितने भी ड्राइवर्स मार्केट में अवेलेबल हैं उसका डेटा आप डाल के देख लीजिए कि किस ड्राइवर के साथ आपको फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मिल रहा है। जिस ड्राइवर के साथ आपको अच्छा फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मिल रहा है उस ड्राइवर को आप चूज़ कीजिए। बाकी यहाँ पर अगर कोई थोड़ा मोड़ा एरर आता है तो उसको हम DSP एनालॉग सर्किट के थ्रू ठीक कर सकते हैं। अगर इन्हीं सारे पैरामीटर्स को मैं एज ए डिज़ाइनर में डालता हूँ वेंटेड वाले सॉफ्टवेयर में, देखिए यहाँ से सभी डाटा मैंने यहाँ पे डाल रखा है और कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर 7.51 लीटर्स आता है। और उसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस लगभग उसी तरीके से आ रहा है। और यहाँ पर बॉक्स का डायमेंशन भी आप देखिए, या उस डिज़ाइन से आप जो है बॉक्स का वॉल्यूम कैलकुलेट करके इस सॉफ्टवेयर में डाल के आप इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। या ये सारी डिटेल्स मैं दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ पर जाकर देख लीजिए। इस तरीके से हमारा वॉल्यूम कैलकुलेट हो चुका है। आप देख रहे हैं ये यामाहा के HS8 का एक डेमो ब्लॉक सर्किट है जो कि मैंने डेटा शीट से लिया है। आप जानते हैं कि जितने भी स्टूडियो इक्विपमेंट होते हैं जैसे कि मिक्सर वगैरह, वहाँ पर ज़्यादातर XLR कनेक्शन का यूज़ किया जाता है ताकि हमारी नॉइज़ कम से कम रहे। इसलिए इस सर्किट में भी इनपुट पर XLR का यूज़ किया गया है। आप देख रहे हैं तो एक ऑप एम्प के थ्रू XLR बनाया गया है और इसमें XLR कनेक्टर भी है और जैक कनेक्टर भी है, लेकिन दोनों ही बैलेंस कनेक्टर हैं। यहाँ पर मॉडल वाइज लिखा गया है कि किस मॉडल का HS8, HS7 या HS5 का इस सेक्शन में गेन इन्होंने कितना रखा है। तो बैलेंस्ड इनपुट यहाँ से हो गया। उसके बाद हमारा आपका वॉल्यूम कंट्रोल हो गया। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक लो कट होता है जो कि अनवांटेड लो फ्रीक्वेंसीज को वूफर में नहीं जाने देता है, इसलिए इससे नीचे की फ्रीक्वेंसी को इन्होंने कट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं तो रूम कंट्रोल वगैरह दिया जाता है इसमें। तो बेसिकली ये कैलिब्रेटेड होता है। नॉर्मल लाइफ में तो इसको बनाना मुश्किल है, लेकिन ये एक वॉल्यूम कंट्रोल की तरह ही होता है। अगर ये सेक्शंस आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं तो एक DB मीटर के हेल्प से भी आप रूम करेक्शन वगैरह कर सकते हैं बाद में। बिकॉज जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक 2 वे स्पीकर है, इसलिए इन सिग्नल्स को अब हमने 2 फ्रीक्वेंसी में डिसाइड कर लिया है, हाई में और लो में। और बिकॉज दोनों ट्वीटर और वूफर के डेसिबल्स में डिफरेंस है, इसलिए क्या किया है इन्होंने, हाई को ट्रिम किया है। हाई फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं हमेशा हमारे सिग्नल में ज़्यादा होती है, तो हाई फ्रीक्वेंसी को ट्रिम किया है और लो को बूस्ट किया है ताकि दोनों फ्रीक्वेंसीज का लेवल एक लेवल में आ जाए। और यहाँ पर ये कुछ हाई के ट्रिमिंग के कंट्रोल दिए हुए हैं। ये आपके एक तरीके से ट्रिबल का कट टाइप का कंट्रोल है। उसके बाद ये स्टेप फिल्टर है, ये भी एक आपका लो पास या हाई पास फिल्टर ही है। उसके बाद यहाँ पर एक हाई पास फिल्टर दिया है। देखिए यहाँ पर HS8 में 2.9 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी रखी गई है। 2.9 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर की फ्रीक्वेंसी को ये पास करने देगा। इसी तरह से लो पास फिल्टर जो है ये दोनों 18 dB के हैं और लो पास फिल्टर यहाँ पर 1.7 किलोहर्ट्ज़ से नीचे का रखा गया है। ये सभी कंपनीज़ का अपना अपना इम्प्लीमेंटेशन होता है, किस तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया है उस तरीके पर ये डिपेंड करता है। और आप जानते हैं कि 18 dB का जो क्रॉसओवर होता है उसमें फ्रीक्वेंसी इन्वर्जन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर देखिए हाई पास में फिर से उन्होंने फ्रीक्वेंसी को इन्वर्ट किया है ताकि ट्वीटर जो है स्पीकर के ही फेज़ में हो जाए। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बहुत ध्यान दिलाना चाहूँगा, आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो ट्वीटर का एम्पलीफायर है उसका गेन 20 dB है और जो वूफर का एम्पलीफायर है उसका गेन 25.6 dB है। दोनों में अंतर इसलिए है
क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी ट्विटर का गेन ज़्यादा होता है और वूफर का गेन कम होता है। इसीलिए हम क्रॉसओवर नेटवर्क का यूज़ करते हैं जिसमें रेजिस्टेंस लगी होती है ट्विटर पे। मोस्ट प्लेसेस पे ट्विटर का गेन वूफर के गेन से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उस गेन को हमको उसी लेवल पे लाना पड़ेगा जितना हमारा वूफर का गेन होगा। कानों की डिफिशियंसी की वजह से +3 dB तक का गेन आप ट्विटर में रख सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपको दोनों का गेन इक्वल रखना है। तो ये गेन की मैचिंग कई प्लेसेस से यहाँ पर की गई है। उसके बाद ये सब पावर सप्लाई का सेक्शन है। ये इसका एक्चुअल सर्किट डायग्राम है, आप देख रहे हैं 4558 ऑप एम्प यूज़ किए गए हैं, लेकिन ये सारे कंपोनेंट बहुत हाई क्वालिटी के यूज़ किए जाते हैं, तभी क्वालिटी इनकी मेंटेन रहती है। तो ये पूरा इसका प्री एम्प सेक्शन है, बहुत छोटा है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और किसी भी डीएसपी का यूज़ नहीं किया गया है। यामाहा के इंजीनियर्स इतने बढ़िया हैं कि उन्होंने एनालॉग सर्किट का ही यूज़ करके वर्ल्ड का नंबर 1 मॉनिटर बनाया है। उसके बाद अगर हम एम्प सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर भी कोई ज़्यादा कलाकारी नहीं है। 23886 TF ICs का यूज़ किया गया है यहाँ पर, एक ट्विटर के लिए, एक वूफर के लिए, और सिर्फ ये जो फीडबैक रेजिस्टेंस होता है इसको कम ज़्यादा करके गेन इसका अलग अलग रखा गया है। और यहाँ पर एक चीज़ यूज़ की गई है, वूफर में लिमिटर सर्किट का यूज़ किया गया है जिससे कि एक फिक्स पावर से ज़्यादा पावर ये ना दे सके, तो ये ओवरलोड नहीं होगा और डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। पैसिव क्रॉसओवर नेटवर्क के थ्रू भी स्टूडियो मॉनिटर बनाया जा सकता है, लेकिन आजकल एक्टिव स्पीकर ही यूज़ हो रहे हैं और बाई एम्पिंग यूज़ हो रही है उसमें, इसलिए हम इसी टाइप के मॉनिटर का डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। इन्हीं सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके और मार्केट में अवेलेबल ड्राइवर्स का यूज़ करके मैंने एक बुक सेल्फ स्पीकर बनाया था जिसका वीडियो आप पहले देख चुके हैं। काफ़ी फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आया था, 50 हर्ट्ज़ के आसपास उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता था। सिल्क डोम ट्विटर वहाँ पे मैंने यूज़ किए थे मैचिंग के, उसकी क्वालिटी काफ़ी हद तक स्टूडियो मॉनिटर के आसपास थी। आगे मैं इसी स्पीकर के हिसाब से आपको मेज़रमेंट करके दिखाऊंगा। अभी हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी एक ऑडियो सिग्नल जनरेटर की। ऑडियो सिग्नल जनरेटर वैसे तो काफ़ी महंगे यूज़ में आते हैं, लेकिन आप एक सिंपल ऑडियो सिग्नल जनरेटर भी ले सकते हैं। अगर आप ये भी ना लेना चाहें तो आप अपने फ़ोन में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ऑडियो सिग्नल जनरेटर का, वो आपको मोर देन इनफ वर्क कर देगा। और साथ में ही हमको ऑडियो सिग्नल एनालाइज़र भी चाहिए। तो जो प्रोफेशनल ऑडियो सिग्नल एनालाइज़र होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली आते हैं और मुझे लगता नहीं कि एक बार स्टूडियो मॉनिटर बनाने के लिए कोई इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। तो उसका भी यही उपाय है कि आप अपने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे कि मैंने कौन कौन से ऐप यूज़ किए हैं। इन दोनों की सहायता से आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। और इस टेस्ट को करने के लिए हमको एक एनोकोइक रूम चाहिए, यानी कि जहाँ पर कोई भी इको ना आता हो। आप जानते हैं ये रूम भी मिलना मुश्किल है, अगर आपका कोई स्टूडियो वाला जान पहचान का है तो उसका रूम आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक शांत प्लेन मैदान का भी यूज़ कर सकते हैं और सारी मेज़रमेंट आपको 1 मीटर की डिस्टेंस से करनी है। तो यहाँ पर कुछ इसी तरीके का अरेंजमेंट मैंने कर रखा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि किसी भी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया गया है, क्योंकि मेरे पास ना तो एनोकोइक रूम है, ना ही स्पेक्ट्रम एनालाइज़र है, ना ही डिस्टेंस है। ये सिर्फ आपको डेमो देने के लिए मैंने बनाया है कि किस तरीके से इन चीज़ों को करना है। ये सिग्नल जनरेटर है जिस पर 20 से 20 किलो हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी मैंने सेट कर रखी है, जो कि स्वीप में चलेगी। और यहाँ पर मैंने सिग्नल एनालाइज़र लगा रखा है, इसका स्क्रीनशॉट जब चलेगा तो मैं आपको दिखा दूँगा। और एक एम्पलीफायर मैंने यूज़ किया है और वही जो स्टूडियो स्पीकर मैंने बनाए थे, एक स्पीकर मैंने यूज़ किया है। एक ऑडियो एनालाइज़र में बहुत सारी नॉइज़ आ रही है क्योंकि रूम एनोकोइक नहीं है, साइलेंट नहीं है। फिर भी एक हम डेमो लेके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट हमारा आता है। चलिए हम फंक्शन स्वीप स्टार्ट करते हैं। तो ये वो स्क्रीन कैप्चर है जो स्पेक्ट्रम एनालाइज ने कैप्चर किया है कि 1300 से नीचे की फ्रीक्वेंसीज़ को ये ज़्यादा अच्छे तरीके से इस एनालाइज़र ने नहीं दिखाया है। तो थोड़ा हम अपना जो स्वीप था, स्वीप टाइम बढ़ा सकते हैं और एनालाइज़र भी चेंज करके देख लीजिए। बहुत सारे एनालाइज़र हैं, कोई ना कोई रिज़ल्ट देगा। ज़्यादा पीक और डिप्स नहीं है इस स्पीकर में। 48 dB जो है उसके आसपास एवरेज जो है हमारा है। अगर हम स्टैंडर्ड तरीके से वॉल्यूम तेज़ करके और 1 मीटर की डिस्टेंस पे चेक करेंगे तो ये सभी और अच्छे तरीके से कैप्चर हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक 19 किलो हर्ट्ज़ के आसपास एक बहुत बड़ा पीक है, यानी कि 19 किलो हर्ट्ज़ के आसपास हमारा ट्विटर या हाई फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा काम कर रही है, तो उसको हमको सप्रेस करना पड़ेगा। और बाकी यहाँ पर थोड़ा सा डिप मुझे लग रहा है।
अगर इसका एक एवरेज कर्व बनाया जाए तो ये 2700 4100 के आसपास ये कर्व लग रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए अब हमें क्या करना है, यही हमारे मॉनिटर स्पीकर की एरर है जो आई है। और अगर आप स्टैंडर्ड मॉनिटर स्पीकर देखेंगे, जैसे कि यामाहा का मैंने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आपको यहाँ पे दिखाया है, तो काफ़ी अच्छा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आपको दिख रहा होगा। लेकिन हमारे बनाए हुए मॉनिटर में इतना अच्छा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस नहीं मिला है। तो इसको करेक्ट करने के लिए DSP चाहिए, यानी कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। आजकल जितने भी मॉनिटर आ रहे हैं, बहुत सारे में क्लास डी एम्पलीफायर का यूज़ किया जाता है, साथ में ही DSP का यूज़ किया जाता है, क्योंकि मॉनिटर डिज़ाइन करने के बाद इस तरीके के एरर आना बिल्कुल ही नेचुरल है। आप कितना भी केयरफुली डिज़ाइन करें, कुछ ना कुछ एरर आपको फ्रीक्वेंसी में मिलेगा। तो उनको ठीक करने के लिए ही बड़ी कंपनीज डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स का यूज़ करती हैं। वो बहुत सारे तरीके से एनालाइज करती हैं, फेज शिफ्ट, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। उस लेवल का एनालिटिक्स तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो हम एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। यहाँ पर अगर हमारे पास DSP नहीं है तो हम एक इक्विलाइज़र यूज कर सकते हैं। इक्विलाइज़र आप जानते हैं कुछ इस तरीके से मिलता है मार्केट में, और इसका काम होता है फ्रीक्वेंसीज़ को इक्विलाइज़ करना। तो हम जितने ज़्यादा बैंड का इक्विलाइज़र लेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से अपने स्पीकर को इक्वलाइज़ कर पाएंगे। यहाँ पर 3000 हर्ट्ज़ के आसपास हमें फ्रीक्वेंसी में डिप मिल रहा है। तो अगर हमारे पास इक्वलाइज़र में 3000 किलो हर्ट्ज़ की नॉब है, तो उसको थोड़ा सा हम गेन बढ़ा के इसको फ्लैट कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए यहाँ 6.8 यानी कि 6.9 के आसपास थोड़ा सा डिप है, इसको भी हम इक्वलाइज़र से बढ़ा देंगे। ये तो हमारा ठीक है। यहाँ पर देखिए 1300 के आसपास थोड़ा सा डिप है, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। और यहाँ पर 20 किलो हर्ट्ज़ के आसपास बहुत बड़ा पीक है, तो 20 किलो हर्ट्ज़ के आसपास जो हमारे इक्वलाइज़र में प्रीसेट लगा है उसको हम काफ़ी कम कर देंगे। इसके बाद हम टेस्ट करेंगे तो ये फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मिलेगा। और कई बार इस तरीके से ट्यून करने पर और कई बार एनालाइज करने पर हम अपने स्पीकर को इस तरीके से ट्यून कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था स्टूडियो मॉनिटर के बारे में मेरा DIY गाइडलाइन वीडियो। आपको कैसा लगा? लेकिन यहाँ पर एक एनालिसिस करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो मेरे पास इतने रिसोर्स नहीं थे कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा सकूं। कभी पॉसिबल हुआ तो मैं किट मंगा के और बना के आपको दिखाऊंगा, या इतने सारे अगर मेरे पास रिसोर्सेज आ गए तो मैं आपको स्टूडियो मॉनिटर बना के ज़रूर दिखाऊंगा। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एनालाइज़ कीजिए कि कितना मेहनत लगेगा इसमें, कितना कॉस्ट लगेगा आपका, और आप मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उससे कंपेयर कीजिए। तो मुझे लगता नहीं है कि डू इट योरसेल्फ तरीके से मॉनिटर बनाना कोई बहुत ही प्रॉफिटेबल चीज़ है। बाकी तो आपके अपने डिसीजन पे डिपेंड करता है। कुछ मॉनिटर के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप जाके उनको चेक कर लीजिए। अगर आप बना सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं बना सकते हैं तो रेडीमेड ही खरीदना बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ऑडियो इंडस्ट्री में मॉनिटर एक बड़ा क्रिटिकल पार्ट होता है और इसकी क्वालिटी से हम कभी समझौता नहीं कर सकते। तो इसी के साथ दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए ओके, टाटा एंड बाय।